नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अवनीश एक बार पुनः आप सबके बीच में एम ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होगा? रजोधर्म। तो पहले आइए जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन को जानने की कोशिश करें। रिप्रोडक्शन दो वर्डों से मिलकर बना है, दो शब्द रहेंगे। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब क्या करना, इस चीज को बनाना। आप सभी लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीवधारी में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब कहने का यह है कि जीवों की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए क्या है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है। और व्यक्ति का इस धरती पर, इस धरातल पर आने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? संतानों की उत्पत्ति करना ही है। यदि ऐसा नहीं होता या रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता? विकास पूर्णतः रुक गया होता। तो आइए जानते हैं कि रजोधर्म क्या होता है। जैसे आपके सामने लिखा है कि रजोधर्म या मासिक चक्र। रज जो क्या है, और एक रक्त का या कह सकते हैं ब्लड का समानार्थी शब्द ही या है रज है। तो रजोधर्म, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानने से पहले आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया गया है। कौन सा डायग्राम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब मादा के जनन तंत्र के बारे में आपको बताया गया है। ये आपको पता है कि जो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? ओवरी या अंडाशय बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जो फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग होते हैं, वो कौन होते हैं? ओवरी होते हैं या अंडाशय होते हैं। प्राथमिक जनन अंग से हमारा मतलब ये होगा कि जो गैमेट्स बनेंगे, मादा के जो युग्मक बनेंगे, ओवम बनेगा, वो कहां बनेगा? ओवरी के अंदर बनेगा। अगर बात करें ओवरी की संख्या की तो क्या होगा? एक तो राइट ओवरी होगी और एक लेफ्ट ओवरी होगी। ओवरी के बाद जो ये संरचना दिख रही है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर की ये संरचना होती है, जिसे हम ओबी डक्ट या फैलोपियन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्या है 10 से 12 सेंटीमीटर की ये है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका क्या होती है? इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। आइए जानते हैं कौन से वो 3 भाग हैं। पहला जो भाग होता है उसको इनफंडीबुलम बोलते हैं। दूसरा भाग एम्पुला होगा और तीसरा भाग इस्थमस होगा। क्या होगा? इस्थमस होगा। जो आप यहाँ ये भाग देख पा रहे हैं, जो ओवरी के बिल्कुल समीप है, उससे हम इनफंडीबुलम बोलेंगे। और ये जो क्या है, थोड़ा सा वाइडर पार्ट है, थोड़ा सा क्या हुआ है, वाइड पार्ट है, इसको हमने एम्पुला कहा। और जो यहाँ पर क्या होता है, नैरो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। और ये आपका क्या होगा? यूटेरस होगा, गर्भाशय होगा। आप सभी लोग इन ऑर्गन के बारे में समझ चुके होंगे कि अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका के 3 भाग होते हैं। जो ओवरी के बिल्कुल समीप होता है उसको हम इनफंडीबुलम बोलते हैं। और इसी इनफंडीबुलम में कुछ नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? फिम्बरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? फिम्बरी। इसका कार्य क्या होगा? जैसे ही ओवरी के द्वारा अंडाणु बनेगा, ओवम बनेगा, उसको ये फिम्बरी क्या करेगी? कलेक्ट करने का काम करेगी, एकत्रित करने का काम करेगी। और जो अंडाणु बना है वो एकत्रित होकर इस जगह पर पहुंच जाएगा। इस जगह को मैं मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सा प्लीज अटेंशन।
इस जगह पर ही पहुंच जाएगा। तो यदि आपसे रियल वे में ये पूछा जाए कि निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का क्या हुआ, मेल तथा फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज हो जाना और फ्यूज होकर के क्या बना लेना, जाइगोट को बना लेना, क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये प्रोसेस होती कहाँ है, तो आप अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में यदि आप कहेंगे तो कहेंगे आप कि एम्पुला और एस्थमस जंक्शन, इन दोनों पार्टों के बीच का ये क्या होगा, एरिया होगा, जहां पर ये क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो आप अगर रियल फैक्ट में बायोलॉजिकल वे में यदि आप उसका रियल आंसर देना चाहेंगे एकदम ऑथेंटिक, तो क्या कहेंगे आप, एम्पुला एस्थमस जंक्शन। इतनी बात यदि क्लियर है तो इसके बाद देखेंगे जो गर्भाशय होता है, यूटेरस, गर्भाशय की 3 लेयर्स होती हैं। एक बाहर की जो होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो मिडिल में होती है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे अंदर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि जो यूटेरस की सबसे इनर लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम में प्यूबर्टी के बाद मतलब 12 से 13 वर्ष के बाद किसी भी फीमेल में कुछ चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। वो चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, उन चेंजमेंट के द्वारा ही क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो उसी चेंजमेंट को हम कह सकते हैं गर्भाशय की जो अंदर वाली दीवार होगी उसमें जो चेंजमेंट होंगे, और चेंजमेंट होने से जो भी साइकिल चलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार में या आंतरिक भित्ति में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को हम क्या बोलेंगे मित्रों, मासिक चक्र बोलेंगे। जो गर्भाशय होगा वो एक क्या होगा, कैनाल के माध्यम से, उस कैनाल का नाम सर्विक्स होगा, उसके माध्यम से कहां खुलेगा, वेजाइना में खुलेगा। मतलब हम एक कॉमन वे में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे के डिलीवर होने का क्या होगा, रास्ता तो यही होगा। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों को मिलाकर हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा कोई डिलीवर होगा तो गर्भाशय में पल रहा नवजात शिशु है वो इसी रास्ते से आएगा, तो इस रास्ते का जो नाम है सर्विक्स हो गया, इसका वेजाइना हो गया, दोनों को जोड़ देने से हमने क्या बोल दिया, बर्थ कैनाल बोल दिया। इसी के साथ आगे आगे आप देख रहे हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या बताया गया है, पूरी साइकिल बताई गई है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक हमने नाम दिया था, या तो हम उसे ऋतुधर्म बोल सकते हैं या हम उसे मासिक चक्र बोल सकते हैं। तो क्या होगा, अगर बात करें oogenesis की, अंड जनन की बात करें, तो यह प्रक्रिया भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाती है। जब कोई फीमेल्स नवजात लड़की क्या होती है, भ्रूण अवस्था में पल रही होती है, उसी समय से उसमें अंड जनन की प्रक्रिया, oogenesis की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिएगा, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कैसे होती है। हमने कहा 50 वीक, जैसे ही कोई फीमेल लड़की गर्भाशय में है वो 25 सप्ताह की हो चुकी है। 25 सप्ताह यदि हम बोलें तो अप्रोक्सीमेट बात चल रही है जो बात चल रही है 25 वीक की बात चल रही है। 25 वीक को हम यदि देखें तो 6 महीने के आफ्टर 6 मंथ, क्या बोल सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ, मतलब 5वें महीने में बच्चे का पहला मूवमेंट होगा। मतलब 6वें महीने के बाद क्या बोलेंगे, 6वें महीने के बाद oogenesis होगी। क्या होगी बेटा, oogenesis। oogenesis मतलब अंडों के बनने की प्रक्रिया। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि यदि आपसे पूछा जाए कि oogenesis कब से शुरू होता है, स्टार्ट कब से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो स्टेज। जब क्या होता है, बच्चा गर्भाशय में पल रहा होता है, उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही होती है, उस समय से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte होगी, यहां तक का फॉर्मेशन तो हो जाएगा कहां, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसके बाद ये वाली जो प्राइमरी oocyte बन चुकी है, ये 10 से 12 ईयर, मतलब मान के चलिएगा 10 से 12 साल तक क्या होगी, रेस्टिंग फेज में पहुंच जाएगी। मतलब रेस्टिंग फेज में पहुंचेगी, और कहां पहुंचेगी, ये प्रोफेज फर्स्ट रहेगी जो मियोसिस की, उसकी डिप्लोटीन में
ये 10 से 12 साल तक रेस्टिंग फेज में रही। इसके बाद जब कोई लड़की प्यूबर्टी पर आ जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तो इसके बाद उसमें कुछ क्या करेंगे, अंडाणु बनने शुरू होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। क्या बोला हमने, कहा कि उसे रजोधर्म में भी बोलेंगे। एक नाम तो रजोधर्म होगा, पहली बात। दूसरे तरीके से इसको मासिक चक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मासिक चक्र कह सकते हैं। या इसी को आर्तव चक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आर्तव चक्र। मतलब कह सकते हैं कि इसे पीरियड्स भी कह सकते हैं। आपको पता है ऐसे आवर्त काल का नहीं होता, एक निश्चित समय में कोई भी पेंडुल गति करता है तो एक निश्चित समय में बारी बारी से हर मंथ क्या होते हैं, 28 दिन का इसका समय होता है, और हर मंथ क्या होती है, साइकिल बिगिन हो जाती है एक निश्चित समय अंतराल में। इसलिए हमने इसको आर्तव चक्र भी कहा या पीरियड्स भी कहा, या ऐसे हमने रजोधर्म भी कहा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहा। इतनी बात यदि क्लियर है तो ये कब से शुरू होगी, तो ये जो स्टार्ट होगी एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर। किसी भी प्यूबर्टी में आने के बाद, किसी भी लड़की के प्यूबर्टी में आने के बाद 12 से 13 साल की उम्र में क्या होगी, ये साइकिल शुरू होगी। आइए जानते हैं कि जब फर्स्ट बात करें, जब फर्स्ट साइकिल 12 से 13 साल की उम्र में जब पहली साइकिल शुरू होगी तो उसे एक नाम दिया जाएगा। क्या बोलेंगे, रजो धर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पहली भी साइकिल किसी भी लड़की के जीवन काल में जब पहला पीरियड्स आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रजोधर्म बोलेंगे, या इंग्लिश में उसे मीनार्च कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मीनार्च कहेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब किसी भी महिला के लास्ट पीरियड आएगा, कब आएगा, अराउंड 50 ईयर, 50 साल के आसपास किसी भी महिला के जीवन काल में जब अंतिम पीरियड आएगा तो उसे नाम क्या देंगे, रजो निवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रजो निवृत्ति बोलेंगे। इंग्लिश में ऐसे मीनोपॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, मीनोपॉज। पॉज शब्द आप लोग जानते हैं किस चीज का, क्या हो जाना, रुक जाना या बंद हो जाना। तो क्या बोलेंगे, रजो निवृत्ति बोलेंगे। और जब शुरुआत हुई, पहला पीरियड आया तो उसे हमने रजोधर्म कहा। और जब जो अंतिम पीरियड अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर के आसपास, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीनोपॉज या रजो निवृत्ति बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई मित्रों। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं आगे हम देखें मासिक चक्र की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी। यदि परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गर्भाशय की आंतरिक गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में होने वाले, गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मासिक चक्र कहते हैं। कह सकते हैं कि गर्भाशय की आंतरिक झिल्लियों में
होने वाले चक्रीय परिवर्तन को क्या बोलेंगे? मासिक चक्र बोलेंगे। जो इसका समय होगा वो क्या होगा? टाइम पीरियड होगा, वो क्या होगा? अराउंड 28 to 29 डेज। 28 to 29 डेज मतलब गर्भाशय की आंतरिक दीवार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? चक्रीय परिवर्तन बोलेंगे। आइए जानते हैं। आपके सामने ये राउंड फिगर दिखाया गया है, इसमें क्या है? अराउंड 30 डेज। कहां से शुरू हो रहा है? माना कि हमने किसी लड़की के जीवन काल में क्या हो रहा है, ये डेट है जो फर्स्ट डेट से क्या हो रहे हैं? पीरियड शुरू हो रहे हैं। पहली बार फर्स्ट डेट से शुरू हो रहे हैं, तो पहले दिन से 5वें दिन का जो आप समय दिख रहे हैं, इसको इनने क्या लिखा है? मेंस्ट्रुएशन फेज लिखा है। मतलब जो शुरुआत के 5 दिन होंगे, इनमें क्या होगा? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्या होगा? ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मतलब ये क्या है? पहली अवस्था है जिसे हमने ब्लीडिंग फेज कहा या मेंस्ट्रुएशन फेज कहा। इसी के साथ जो 6वें दिन से शुरू होती है और कहां तक जाती है? 12वें दिन तक जाती है। इस अवस्था को हमने नाम दिया फॉलिकुलर फेज। इसको तो हमने मेंस्ट्रुएशन दे दिया क्योंकि क्या हो रहा था? वेजाइना के द्वारा गर्भाशय की आंतरिक दीवार के क्षतिग्रस्त होने से या डिग्रेड होने से ब्लीडिंग हो रही थी, उसे हमने मेंस्ट्रुएशन फेज कहा, जो कब तक था? 1 डे से लेकर 5 डेज तक की प्रोसेस ये रही। सेकंड, यदि हम बात करें 6 डेज से 12 डेज तक, तो क्या होगा? फॉलिकुलर फेज। आइए जानते हैं फॉलिकुलर का मतलब क्या होगा। फॉलिकुलर का मतलब ये होगा कि जैसे हमने माना हमने देखा कि ये गर्भाशय है और गर्भाशय में क्या लगी हुई है? ओवरी लगी है। ओवरी मतलब अंडाशय। इस ओवरी के अंदर क्या होंगी? इस ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होंगे। क्या होंगे? फॉलिकल्स होंगे। छोटी छोटी क्या होंगी? पुटिकाएं होंगी। वो क्या करेंगी? वृद्धि करेंगी अपने साइज में। आप देख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और लास्ट में ये संरचना बन जाएगी जिसे हम नाम देंगे ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी? अराउंड 14 डेज, 13 से 15वें दिन की बात कर रहा है। इन दिनों के बीच में क्या होगा? इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा? एक अंडाणु निष्कासित होगा। तो हम कह सकते हैं, यदि हमसे पूछा जाए कि मासिक चक्र के कौन से दिन अंडाणु का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे कौन से दिन होता है? 14वें दिन, 13वें से 15वें दिन या अप्रोक्स 14वें दिन क्या होता है? अंडाणु बन जाता है। अब यदि इस अंडाणु को स्पर्म मिल जाते हैं, यदि इस अंडाणु को स्पर्म मिल जाते हैं, तो आगे की साइकिल तो स्टॉप हो गई, क्योंकि हम कह देते हैं कि मासिक चक्र का रुकना, पीरियड्स का रुकना इस बात का संकेत है कि प्रेगनेंसी क्या हो गई है? कंफर्म हो चुकी है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना है, तो हम इसको ओवम को स्पर्म से मुलाकात ना होने देने के लिए आगे बढ़ाएंगे हम, मतलब फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ निषेचन की बात कर देंगे तो ये साइकिल यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, इसका आगे का कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ तक क्या होती है? मासिक चक्र या पीरियड्स स्टॉप रहते हैं। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ये भी कहती है कि डिलीवरी के 6 मंथ बाद तक भी क्या होते हैं? पीरियड्स क्या होते हैं? बिगिन नहीं होते हैं, मतलब क्या होते हैं? पीरियड्स स्टॉप मोड पर रहते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने माना कि ये क्या बन गया है? अंडाणु बन गया है। अब अंडाणु की अतिरिक्त जो बची हुई संरचना है, अंडाणु ग्राफियन पुटिका से निकल करके, फॉलिकल्स से निकल करके अलग हो गया। अब ये जो बची हुई संरचना है, यह क्या बना लेगी? पीले, येलो कलर की और गोल्डन कलर की एक बॉडी बना लेगी। इस बॉडी का नाम होगा कार्पस लुटियम। क्या नाम होगा? कार्पस लुटियम। ये कार्पस लुटियम बॉडी जो होती है, वो यदि क्या होगा? निषेचन हो गया तो ये थोड़े समय तक बनी रहती है, बाकी क्या होती है? धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। इसके डीजनरेट होने से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उनका स्तर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो गया है तो दोबारा से साइकिल क्या होगी, बिगिन हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होने से ही क्या होती है, मासिक चक्र की शुरुआत होती है। आइए थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं इस पर। जैसे हमने देखा कैसे शुरुआत होती होगी, हम बात करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है मित्रों हाइपोथैलेमस। सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मैं कह रहा हूं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि की भी कोई मास्टर ग्लैंड है, मतलब पीयूष ग्रंथि पर भी किसी का कमांड है। किसका कमांड है, हाइपोथैलेमस। इसे हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लास में कि हमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, जो हम ताप महसूस करते हैं, इसका केंद्र क्या होता है, आप लोगों ने हाइपोथैलेमस को पढ़ा होगा। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे फोर ब्रेन का कह सकते हैं कि बेसल पार्ट है, या कह सकते हैं कि बेसल पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा प्रिय मित्रों, ये हाइपोथैलेमस जो होता है हार्मोन्स निकालता है, कौन से, जीएनआरएच। उत्सुकता हो रही होगी कि जीएनआरएच क्या है, आइए बताते हैं आपको। जीएनआरएच, जीएनआरएच है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन। मतलब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को एक्टिवेट करेगा। गोनाड से मतलब होता है कि फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, इन दोनों के क्या है, गोनाड है मेल और फीमेल के, इनको क्या करेगा, हार्मोन्स के माध्यम से एक्टिव किया जाएगा। जीएनआरएच ने पीयूष ग्रंथि पर कार्य किया और पीयूष ग्रंथि ने दो हार्मोन्स सीक्रेट किए। एक तो हार्मोन्स एलएच है और एक एफएसएच है। कौन है, एक एलएच है और एक एफएसएच है। आइए जानते हैं कि एलएच क्या है और एफएसएच क्या है। एलएच का जो नाम होगा वो क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग होगा। और इसका क्या नाम होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, मुलेटिंग हार्मोन होगा। ये दो हार्मोन्स क्या हो गए, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाले गए। इन हार्मोन्स ने क्या कार्य किया, जो अंडाशय के अंदर ये पुटिकाएं थी इन पर कार्य करना शुरू किया और धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के बाद हमने कहा था कि ये क्या बन जाएंगी, ग्राफियन पुटिका बन जाएंगी। और ग्राफियन पुटिका बनने के बाद इनसे क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होगा। मतलब अब क्या है, अंडाणु बनने की तैयारी में आ गया है। इस तरीके से क्या हो रहा है, हार्मोन्स का स्रावन बढ़ा। मतलब जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है बेटा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रिय मित्रों है, जिस समय क्या बनेगा, एग रिलीज होगा, अंडा बनने के लिए तैयार होगा, अंडाणु बनने के लिए, उस समय एलएच का जो लेवल होगा वो पीक लेवल पर होगा। इसलिए इस समय इसको नाम देते हैं एलएच सर्ज। एलएच क्या होता है, पीक लेवल पर होता है, अपनी बहुत ऊंचाइयों पर होता है, उस हार्मोन्स का स्रावन बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेक्स डिजायर के। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल इस समय बढ़ता है, उस समय क्या होता है, यौन इच्छा भी अपने आप क्या होती है, बढ़ती है। मतलब सेक्स डिजायर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। और साथ साथ क्या करता है, बॉडी को हीट करने का भी काम करता है। इस समय क्या होती है, बॉडी हीटिंग मोड पर पहुंच जाती है। तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा हुआ तापमान हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एग जो है वो रिलीज हो गया है। ऐसे लिखा है कि रिलीज ऑफ एग, अंडा क्या हो गया है, रिलीज हो गया है। अब यदि अंडा रिलीज हो गया है तो इस संरचना का क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम को बना लेगी, ये आपको हम बता चुके हैं। अब कार्पस ल्यूटियम बना लेगी, ये क्या करेगी, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन्सों का क्या कर दी, बहुत बढ़ा देगी। जब ये बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये क्या पहुंचाएंगे, एक फीडबैक पहुंचाएंगे, किसके पास, फीडबैक पहुंचा देंगे किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। कौन सा फीडबैक पहुंचाएंगे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव फीडबैक पहुंचाएंगे। कौन सा, नेगेटिव। वो कहेंगे कि हमारा स्तर जो है, लेवल है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारा जो लेवल है
हमारा जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस लेवल को अब डाउन किया जाए। इस लेवल को जैसे ही डाउन किया जाएगा, ये बॉडी क्या होगी, कार्पस ल्यूटियम अपने आप डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये खत्म हो जाएगी तो आप देख रहे हैं कि इसका हार्मोन्स का लेवल भी लो हो जाएगा। यदि हार्मोन्स का लेवल लो हो जाएगा तो दोबारा से नई साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक, इसी के साथ ये 3 अवस्थाएं होती हैं मासिक चक्र की। एक तो फॉलिकुलर फेज हो गई, एक ओव्यूलेशन जब अंडा बनेगा, एक ल्यूटियल फेज हो गई। 3 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये डायग्राम आपकी NCERT 12th जो है उसका 2nd चैप्टर है, उसमें दिया गया है। NCERT 12th का बायोलॉजी का 2nd जो चैप्टर है उसमें ये डायग्राम दिया गया है। अगर इस डायग्राम को समझ लें आप, तो आपको जितनी भी हमने बातें बताई हैं अभी 15 से 20 मिनट में, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे दिए गए हैं क्या, डेज दिए गए, पूरे मंथली साइकिल के डेज दिए गए हैं, जिनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, फर्स्ट डेट से हो रही है और 28 तक जा रही है। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि शुरुआत पर यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्भाशय की दीवार के टुकड़े नजर आ रहे हैं आपको। ये छोटे छोटे पार्टिकल जो नजर आ रहे हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, टूटेगी, और टूटने के बाद क्या होगी, यही वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ब्लीडिंग फेज कहलाएगा। ब्लीडिंग फेज कहलाएगा। ये कितना हो सकता है, 50 to 80 ml यहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। यदि क्या हो रहा है, 50 to 80 ml ये ब्लीडिंग है, यदि ये पार्टिकल क्या है, बहुत छोटे साइज के हैं, क्लॉटिंग में है, तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपको अचानक कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिले जो पुराने पीरियड्स में ना देखने को मिले हों, तो आप डॉक्टर से परामर्श लेंगे। यहाँ तक की ये बात थी, ये हो गई है, 6 डेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 6 के बाद जब बात हम 8 से 12 डेज की करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगी। फॉलिकुलर फेज आप देख रहे हैं कि लगातार क्या कर रही है, फॉलिकल्स वृद्धि कर रही हैं, लगातार पुटिकाएं वृद्धि कर रही हैं। फॉलिकल्स की वृद्धि करने के बाद अराउंड द डेट ऑफ 40 डेज, 14वें दिन आप देख रहे हैं कि जो LH हार्मोन्स है अपने पीक लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब क्या करेगा, आप अंडाणु निष्कासित होने वाला है। बायोलॉजी में एक शब्द दिया गया है LH सर्ज, तो हम कह सकते हैं द पीक लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इज कॉल्ड, कह सकते हैं इवोल्यूशन। जो LH हार्मोन्स का उच्च स्तर है वो क्या होता है, अंडाणु के उत्सर्जन का कारण अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को इंड्यूस करता है या प्रेरित करता है। ये हो गया। इसके बाद हमने कहा कि यह संरचना यहाँ बदल जाएगी और इसके बाद ये नष्ट होकर के दोबारा से क्या होगी, साइकिल शुरू हो जाएगी। और हम कहते हैं जहां से हम चले और वहीं फिर से पुनः वापस यदि आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, चक्र बोल देते हैं। जहां से हमने शुरुआत की वहीं पर वापस हम पुनः आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, चक्र कहा। चक्र के दौरान 2 हार्मोन्सों के बारे में आप और देखेंगे, जो पीयूष ग्रंथि के और ओवरी के हार्मोन्स हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स LH और FSH हैं, जबकि आपरी ओवरी के निकलने वाले हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। आप देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर बहुत बढ़ा हुआ है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स का लेवल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो यहाँ पर ओवम बना है, यदि इस ओवम को स्पर्म मिल जाता है तो निषेचन हो जाएगा। अब निषेचन यदि हो गया है तो क्या करेगा, वो इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट करने का मतलब क्या होगा, जाइगोट क्या लगेगा, इंडोमेट्रियम में लगेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। तो जो यहाँ पर ये नुकसान हुआ है इसकी पूर्ति होना भी तो जरूरी है, क्योंकि जिस दीवार पर लगना है उसी के टूटने से क्या हो रही थी, यहाँ ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या कर देता है, इसकी मरम्मत कर देता है। इन दिनों पर यहाँ पर हार्मोन्स को बढ़कर के क्या होता है, इनकी मरम्मत होना शुरू हो जाती है, ताकि क्या हो, जाइगोट आसानी से यहाँ पर क्या हो सके, इम्प्लांट हो सके। तो हमने बताया कि मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं, एक तो ब्लीडिंग फेज हो गई, ब्लीडिंग के बाद फॉलिकुलर फेज हो गई और फॉलिकुलर के बाद ल्यूटियल फेज। 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। आप 4 अवस्थाएं भी पढ़ सकते हैं। 4 कैसी होगी, यदि आप ओवुलेशन को जोड़ देंगे तो आप 4 अवस्थाएं पढ़ सकते हैं। तो बात करेंगे हम किस प्रकार से कि जो, अगर आपसे हम बात करें कि जो फर्टिलाइजेशन के स्टेप होंगे, क्या कह सकते हैं हम कि रिप्रोडक्शन के यदि स्टेप की बात करें हम कि कैसे शुरुआत होगी,
तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या होता है, किसी भी जीव का उद्देश्य होता है, क्योंकि जीवों की कंटिन्यूटी का होना जरूरी है, उसकी निरंतरता बनी रहे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, पहली बात होगी गैमेटोजेनेसिस। क्या होगी? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का बनना। अब गैमीट क्या होते हैं? यदि हम बात करें मेल की, तो जो मेल के गैमीट होंगे वो क्या होंगे? स्पर्म होंगे। और जो फीमेल के गैमीट होंगे वो क्या होंगे? ओवम होंगे। तो गैमेटोजेनेसिस का बनना बहुत जरूरी है। गैमेटोजेनेसिस पहला स्टेप होगा यदि आप क्या चाहते हैं, निषेचन चाहते हैं तो। मेल में शुक्राणु का बनना और फीमेल में अंडाणु का बनना। हमने कहा गैमीट के बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, तो स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे और ओवम के बनने को oogenesis कहेंगे। अगर ये हो गया है तो हमारा जो दूसरा स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस के बाद वो क्या होगा? इंसेमिनेशन। क्या होगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को हिंदी में यदि हम लिख दें तो आप लोग समझ जाएंगे, वीर्य का क्या करना? सेचन कर देना। यदि शुक्राणु बन चुके थे तो शुक्राणु को क्या करें? योनि मार्ग के द्वारा क्या है? पहुंचाने का काम करें। दूसरा स्टेप यहाँ पर खत्म होगा। वीर्य को क्या कर दें अपन? सेचन करवा दें उसका। यदि वीर्य इसका क्या हो गया है? सेचन हो गया है, वीर्य सेचन हो गया है, वीर्य पहुंच गया है, तो वीर्य पहुंचने के बाद फिर इसके बाद क्या आता है? फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। अगर क्या हुआ? टाइम सही रहा तो फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। हम बता चुके हैं कि मेल तथा फीमेल गैमेट के आपस में फ्यूज हो जाने से यदि जाइगोट बन गया है तो उसे हमने निषेचन बोल दिया। अब निषेचन हो गया है तो निषेचन होने के बाद अगला स्टेप होगा कितने दिन बाद? 7 डेज, 7 दिन बाद। ये प्रोसेस कहाँ होगी? फेलोपियन ट्यूब में ये प्रोसेस हो जाएगी निषेचन। इसके 7 दिन बाद वो बना हुआ जाइगोट जो है वो विभाजन करके मॉरुला और ब्लास्टुला को बनाते हुए नीचे खिसकेगा। तो हम कह सकते हैं अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। आप लोगों ने प्लांटेशन शब्द तो सुना है, रोपण तो सुना ही है। पौधों को लगाना भी तो रोपण कहलाता है। इसी प्रकार से क्या हो रहा है? अंतःरोपण हो रहा है। अंतःरोपण मतलब हम कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मतलब गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर ब्लास्टोसिस्ट का लगना इम्प्लांटेशन या अंतःरोपण कहलाता है। अब यदि अंतःरोपण हो गया है तो 5वें स्टेप में हम क्या बात करेंगे? 5वें स्टेप में हम बात करेंगे किसकी? क्लीवेज की बात करेंगे। क्लीवेज क्या है? विदलन। विदलन में क्या होगा? लगातार समसूत्री विभाजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन का उद्देश्य केवल होता है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना, क्योंकि क्या करना है? हमें भ्रूण का आकार भी बढ़ाना है। ये हो गया। इसके बाद आगे यदि हम देखें तो 7वां स्टेप क्या होगा? 7वां स्टेप होगा गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब हम कहें अगर तो गर्भावधि। मतलब अगर बात की जाए ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन में क्या होगा? 280 डेज, अप्रोक्स 280 दिन या 9 मंथ की बात होगी जो इसका गेस्टेशन पीरियड होगा, गर्भ अवधि होगी। इस गर्भ अवधि के बाद अपना लास्ट में स्टेप जो है वो क्या होगा? पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन या हम कह सकते हैं प्रसव होगा। क्या होगा? प्रसव। प्रसव क्या है? किसी भी नवजात शिशु का डिलीवर होना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ये प्रसव किस माध्यम से होगा? प्रसव का जो माध्यम अपन को देखने को मिलेगा प्रसव का जो माध्यम हमें देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि जैसे हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ है, कोई क्या हो रहा है? नवजात शिशु गर्भाशय में कौन सी दीवार पर है? एंडोमेट्रियम पर। हमने कहा गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी 3 परतें होती हैं? जैसे हमने आपसे कहा गर्भाशय की 3 परतें। एक परत तो हमने ये मान ली, एक परत ये मान ली और एक सबसे अंदर वाली ये परत मान ली। ये 3 परतें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3।
जो बीच की परत होती है नंबर सेकंड, इस परत को नाम देते हैं मायोमेट्रियम। इस मायोमेट्रियम से पश्चपीयूष ग्रंथि एक हार्मोन्स को निकालती है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आकर के इस दीवार पर कार्य करेगा और इसमें क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, फैलाव पैदा करेगा। मतलब क्या संकेत तो मिले भाई, संकेत कैसे मिलता है, पेट में क्या होना करना, एब्डोमेन में क्या होना, गर्भाशय में क्या होना, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, आपको क्या होगा, आप क्या पहुंचेंगे, प्रसव के लिए पहुंचेंगे। तो ये फैलाव ये करती है। तो जो बीच वाली दीवार होती है कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, अंदर वाली क्या होती है, मासिक चक्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, और जो बाहर वाली है उसका काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना बाहरी आघातों से। कभी कभी क्रिटिकल केसों में 1 लाख में से एक बच्चा ऐसा भी होता है जो इस जगह ना लगकर यहां लग जाता है। कहां लग जाता है, यहां लग जाता है। इस प्रेगनेंसी को हम नाम देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसी प्रेगनेंसी सर्वाइवल नहीं होती हैं, बहुत जल्दी क्या होती है, छोटे से जर्क के साथ एबॉर्ट हो जाती है। तो आपका जो आज टॉपिक था बायोलॉजी का, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच रखा गया था, जिसे हमने रजोधर्म कहा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा या मासिक चक्र कहा। तो आशा करते हैं कि आपको टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है और इसकी ये बेहद कारगर है। 10th-12th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप जुड़िए और एम ऑनलाइन क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।